क्योंकि ये वाले भी शब्द अव्यय हैं, ये भी हर परिस्थिति में ऐसे ही रहते हैं, ये कोई बदलाव नहीं होता। बच्चों, आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अव्यय समझेंगे। अव्यय क्या है और अव्यय के भेद क्या है। तो सबसे पहले अव्यय को समझ लें कि अव्यय शब्द का मतलब क्या है। अव्यय शब्द का मतलब इसी शब्द के अंदर ही है, यानी कि यहाँ पर अ लिखा हुआ है, अ उपसर्ग है और उसके बाद मूल शब्द है इसका व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च करना और अ का मतलब होता है नहीं। अ का मतलब होता है नहीं और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, यानी वो शब्द जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता, यानी कि कुछ भी घटता बढ़ता नहीं है, जो शब्द जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है ना। अव्यय को अगर आपने समझ लिया तो इसके भेदों को भी अच्छे से समझ लेंगे और इसके भेद जो है उनमें भी यही बात लागू होती है जो अव्यय में लागू होती है। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो शब्द घटते या बढ़ते नहीं है, यानी कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसा शब्द है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम अव्यय वाली परिभाषा को ही हम इसके भेदों में भी देखेंगे, क्योंकि इसके भेद जो है वो भी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक और साथ में निपात, ये 5 भेद हैं। यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि यहाँ पर ये जो शब्द हैं, इनके जो भेद हैं, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वो कैसे, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा मैं बताऊंगी कि इनका मतलब क्या है। क्रिया विशेषण का मतलब ये है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे कि बच्चा धीरे धीरे चलता है। अब चलना क्रिया है, अब क्रिया की विशेषता शब्द के लिए शब्द आया धीरे धीरे, तो इसलिए क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द आ रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण वाले ये वाला शब्द भी अव्यय है, क्योंकि इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये शब्द जैसा है वैसा ही प्रयोग में लाया जाता है। क्लियर हो गई ना कि ये भी अव्यय है। अब आगे देखिए संबंध बोधक क्या है। संबंध बोधक का मतलब होता है कि एक रिलेट करना, कि जो पहले वाला शब्द है उसके साथ कोई रीजन बताते हुए बताना, जैसे कि घर के बाहर जाते ही बारिश हो गई। अब घर के बाहर, यहाँ पर एक जो पहचान है वो ये है कि जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसके बाद जो शब्द आता है, ये भी ध्यान रख लो, जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले शब्द आता है वो विशेषण होता है, वो विशेषण होता है। लेकिन यहाँ पर जो अव्यय वाले जो भेद हैं, वहां पर जैसे क्रिया विशेषण है, यहाँ पर भी क्रिया की विशेषता जब बताने वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही आते हैं, है ना। यहाँ पर भी संबंध बोधक में भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द जो है वो संबंध बोधक, जैसे घर के सामने वृक्ष लगा है, या घर के पीछे बाग है, या घर से बाहर निकलते ही ऐसा हुआ। तो यानी कि ये जो घर से संबंध बताने वाले शब्द जो है, घर के बाहर, घर के सामने या स्कूल से बाहर, तो जो भी संज्ञा के बाहर वाले, संज्ञा के बाद आने वाले जो शब्द है वो संज्ञा को रिलेट करने वाले शब्द होते हैं, लेकिन वो भी अव्यय होते हैं, जैसे सामने, उसके बाद, उससे पहले, इस तरह के जो शब्द है वो भी संबंध बोधक। सीता घर के भीतर ही है, घर के भीतर, घर है, घर संज्ञा है और संज्ञा के बाद आया शब्द के भीतर भी अव्यय है। कारण गरीब का बुरा हाल हुआ, शीत यानी ठंड के कारण। अब ठंड, शीत जो है ये भी संज्ञा है, संज्ञा के बाद आने वाला शब्द शीत को रिलेट कर रहा है, लेकिन शीत के बाद में आया है ना। तो इसलिए जो भी संज्ञा के बाद आने वाले अव्यय शब्द होते हैं, लेकिन पहले वाले शब्द को रिलेट करने वाले होते हैं, उससे संबंधित शब्द होते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए कि समुच्चय बोधक क्या है।
सम उच्च मतलब सम मतलब बराबर और उच्च में बराबर का बोध कराने वाले जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। बराबर का बोध कराने वाले शब्द कौन से होते हैं? और, अथवा, या। ये शब्द जब दो वाक्यों में या दो शब्दों में मिल जाते हैं, दो शब्दों के बीच में जब लग जाते हैं, तब ये शब्द ये दर्शाते हैं कि इधर वाला शब्द या इधर वाला शब्द दोनों का महत्व बराबर है। या अगर और से पहले कोई वाक्य आया है और के बाद कोई वाक्य है, यानी और जहां लगा है तथा जहां भी लगा है, वो शब्द दोनों की वैल्यू बताने वाला, इक्वल वैल्यू बताने वाला शब्द होता है, उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक यानी कि कंजंक्शन, जिसे हम इंग्लिश में कंजंक्शन बोलते हैं, दो शब्दों वाक्यों को जोड़ने वाले या दो शब्दों को जोड़ने वाला। और यहाँ पर हम इसको संयोजक भी बोल सकते हैं। सरल भाषा में हम कहेंगे संयोजक शब्द। संयोजक शब्द कौन कौन से होते हैं? और, तथा, या, है ना, अथवा, इस तरह के शब्द जब दो वाक्यों के बीच में आ जाते हैं तब वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है, क्योंकि ये वाले भी शब्द अव्यय हैं। ये भी हर परिस्थिति में ऐसे ही रहते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। अब आगे देखिए, विस्मयादिबोधक क्या है? इस शब्द से ही पता चल रहा है। विस्मय शो करने वाला, हैरानी प्रकट करने वाले, है ना। तो जहां पे हैरानी, आश्चर्य प्रकट हो रहा है, वहां पर क्या शब्द आते हैं? अरे, ये विस्मय अधिबोधक का ये चिन्ह लग जाता है, अरे, या फिर अरे वाह। अरे वाह में भी ये वाला चिन्ह लग गया साथ में। ये वाले शब्द हैरानी प्रकट करने वाले हैं, या फिर घृणा प्रकट करने वाले भी विस्मय अधिबोधक होते, उसमें भी हैरानी होती है। जैसे छी, छी, मुझे वहां नहीं जाना, तो छी भी हैरानी प्रकट करने वाला, घृणा प्रकट करने वाले शब्द है। यही मेन है, यानी कि इन्हीं शब्दों में ही खुशी भी जाहिर हो रही होती है, दुख प्रकट हो रहा होता है, घृणा प्रकट हो रही होती है, हैरानी प्रकट हो रही होती है, आश्चर्य प्रकट हो रहा होता है। वो सारे ही शब्द विस्मय अधिबोधक कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना? आज क्या है? ये भी शब्द अव्यय है, ये भी हर परिस्थिति में ऐसे ही यूज होते हैं, इनमें भी कोई बदलाव नहीं आता। उसके बाद अब देखते हैं कि निपात क्या है। निपात का मतलब होता है, निपात में जो शब्द है वो बहुत ही छोटे से शब्द होते हैं, लेकिन वाक्य को पावरफुल बना देते हैं। जैसे कि तो, भी, ही, है ना। तो, भी, ही, ये शब्द होते हैं। जैसे कि वाक्य लिया, मैं तो गया ही नहीं था। मैं तो शब्द ने मैं की वैल्यू बढ़ा दी। मैं तो गया ही नहीं था, मीटिंग कैसे हो गई, है ना। मीटिंग तो हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं जो मेन मीटिंग का वक्ता था वो तो गया ही नहीं। अब तो शब्द ने वैल्यू बताई कि इस मीटिंग का मतलब क्या है। भी, मैं भी जाऊंगा आपके साथ, मैं भी जाऊंगा। मैं की वैल्यू बताते हुए भी ने जोर दिया कि मैं भी। तो यहाँ भी, तो, ही, ये शब्द हैं, ये छोटे छोटे शब्द हैं देखने में, लेकिन अपना महत्व बढ़ाते हुए इसके आसपास जो शब्द हैं उनकी वैल्यू को बताते हुए, और खुद भी अपने आप में भी अपनी भी वैल्यू बताते हुए कि मेरे बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम ही तो ये कर सकते हो, वह भी तो कर सकता है, तो वह भी, तुम ही, मैं भी, इस तरह के जो शब्द है ये भी अव्यय होते हैं, ये भी नहीं बदलते। किसी भी परिस्थिति में ये शब्द वैसे के वैसे प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन इनको हम निपात बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं?
निपात की श्रेणी में रखते हैं और ये भी अव्यय का ही एक भेद है। तो अव्यय के 5 भेद अच्छे से समझ में आ गए। क्रिया विशेषण, इसके शब्द भी नहीं बदलते क्योंकि ये भी अव्यय होते हैं। संबंध बोधक वाले शब्द भी नहीं बदलते क्योंकि ये भी अव्यय में 2 वाक्यों को या 2 शब्दों को जोड़ने वाला शब्द, जैसे और, तथा, या, अथवा ये बताने वाला। समुच्चय यानी दोनों का समान महत्व होने का ज्ञान करवाने वाले शब्द। दोनों जो भी 2 पार्ट है, दोनों शब्दों का या दोनों वाक्यों का समान रूप से बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। और विस्मय आदि बोधक जो हैरानी प्रकट करवाने वाले होते हैं, और हिंदी में इसको हम विस्मय आदि बोधक साइन बोलते हैं। अब निपात रह गया। निपात में तो भी ही ये वाले शब्द होते हैं जो वाक्य में आकर वाक्य को पावरफुल बना देते हैं। वाक्य का जो डायलॉग होता है उसको मजबूती देने के लिए ये शब्द होते हैं, लेकिन ये शब्द भी अव्यय होते हैं और ये भी बदलते नहीं है। ये बात क्लियर हो गई ना। अब हमारे पास रह गया संधि का विषय। संधि भी अब हम अच्छे से देखें। जो संधि का चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, क्योंकि अव्यय का जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये अच्छे से समझ पाओ, अच्छे से मनन कर पाओ, इसलिए इसे अलग रहने देते हैं और संधि का चैप्टर हम अलग से सीखेंगे